हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विजय पथ पे। आज हम लोग हाइड्रोकार्बन का लेक्चर नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने हाइड्रोकार्बन क्या होता है और हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन वगैरह कर लिया था। आज हम लोग इस चैप्टर में एल्केन शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एल्केन, ठीक है, एल्केन, हिंदी में भी इसे एल्केन ही बोला जाता है। ठीक है, अब देखिएगा, एल्केन में यहां पर है ए एल के, एल्क। यहां पर एल्क का मतलब है कार्बन। एल्क का क्या मतलब है? कार्बन। और ए एन ई का मतलब होता है एकल बंध। क्या होता है? एकल बंध, या आप इसी को सिग्मा बंध भी बोल सकते हो। ठीक, मतलब वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन तथा कार्बन परमाणु के बीच एकल बंध होता है या सिग्मा बंध होता है तो उसे एल्केन कहा जाता है। वेरी सिंपल डेफिनेशन, वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच एकल बंध होता है अर्थात सिग्मा बंध होता है तो उसे एल्केन कहा जाता है। ठीक है, अब एल्केन का सामान्य सूत्र जो होता है वो होता है CnH2n प्लस का 2। ठीक है, जहां n बराबर 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, आगे तक चलता जाएगा। ठीक है, एल्केन का जो पहला मेंबर है, जो पहला सदस्य है वो मीथेन है। यहां पर n का वैल्यू 1 रखेंगे तो CH4 आएगा। इसको मीथेन बोला जाता है या मार्स गैस भी बोला जाता है। ठीक है, n का वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा C2H6। 3 रखेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा C3H8। 4 रखेंगे तो C4H10 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब एल्केन का जो स्रोत होता है, जो सोर्स है, तो एल्केन कहां से प्राप्त होता है? तो एल्केन जो है वो पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। पेट्रोलियम से, यानी धरती के अंदर भू प्रॉपर्टी में पेट्रोलियम होता है, वहां से एल्केन को क्या किया जाता है? प्राप्त किया जाता है। पेट्रोलियम हो सकता है तथा प्राकृतिक गैस से एल्केन प्राप्त किया जाता है। ठीक है, एल्केन को इसे पैराफिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पैराफिन। ध्यान दीजिएगा, पैराफिन का मतलब क्या है? ये एक लैटिन वर्ड है। एल्केन को आप पैराफिन भी बोल सकते हो, पैराफिन। तो पैराफिन का मतलब क्या है? तो पैरा का मतलब होता है लेस और एफिन का मतलब होता है रिएक्टिव। यानी कि कम क्रियाशील। एल्केन जो होता है बहुत ही कम क्रियाशील होता है, जल्दी किसी से रिएक्शन नहीं करता है, इसलिए इसे पैराफिन कहा जाता है। ठीक है, अब सवाल यह है कि एल्कीन को पैराफिन या कम क्रियाशील क्यों होता है? यानी पैराफिन का मतलब होता है लेस रिएक्टिव, यानी कि अल्केन जो होता है वो लेस रिएक्टिव यानी कि कम क्रियाशील होता है। तो क्यों होता है? तो जरा ध्यान दीजिएगा। अब हाइड्रोकार्बन में क्या होता है कि कार्बन कार्बन परमाणु के बीच एकल बंध होता है। किसका होता है? एकल बंध। और इसी एकल बंध को क्या बोला जाता है? सिग्मा बंध। और सिग्मा बंध का निर्माण जो होता है ऑर्बिटल के रैखिक अतिव्यापन से होता है। ठीक है, अब जब रैखिक अतिव्यापन होता है तो वो बॉन्ड मजबूत होता है, इसका बंध ऊर्जा बहुत ज्यादा होता है, मतलब ये बॉन्ड जल्दी टूटता नहीं है, इसलिए जब तक ये टूटेगा नहीं तब तक ये किसी से रिएक्शन करेगा नहीं। तो इसका रिएक्टिविटी कम होने का कारण है इसे पैराफिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ही कम क्रियाशील है। और कम क्रियाशील इसलिए है क्योंकि कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में एकल बंध है अर्थात सिग्मा बंध है। और अतिव्यापन के आधार पर बंध दो प्रकार के बन सकता है, सिग्मा और पाई।
तो सिग्मा बंध जो होता है वो मजबूत होता है और पाई बंध जो होता है वो कमजोर होता है। तो यहाँ पे सिग्मा बंध है और सिग्मा बंध मजबूत होता है क्योंकि ये रैखिक अतिव्यापन से बनता है, और जब बंध मजबूत होगा तो ये बंध जल्दी टूटेगा नहीं, अर्थात इनके बंध ऊर्जा का मान ज्यादा होगा, तो ना ये जल्दी टूटेगा और ना जल्दी से किसी से रिएक्शन करेगा। रिएक्शन का मतलब होता है पुराने बंध का टूटना और नए बंध का बनना, कहलाता है रासायनिक अभिक्रिया। और ये बंध मजबूत है क्योंकि ये एकल बंध है, एकल बंध को सिग्मा बंध कहा जाता है और ये सिग्मा बंध मजबूत होता है, इसीलिए ये लेस रिएक्टिव होता है, इसीलिए इसे पैराफिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैराफिन। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए। आगे अब हम देखेंगे एल्केन का सामान्य विरचन या निर्माण विधि, यानी कि एल्केन का हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मतलब अब हम एल्केन जो है डिफरेंट यौगिकों की मदद से क्या करने जा रहे हैं? बनाने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला रिएक्शन का नाम है एल्कीन एवं एल्काइन के हाइड्रोजनीकरण द्वारा ठीक है, अब यहां पर एल्कीन एवं एल्काइन पर हाइड्रोजनीकरण करेंगे, तो यहां पे हाइड्रोजनीकरण शब्द का मतलब होता है हाइड्रोजनीकरण शब्द का मतलब होता है हाइड्रोजन का योग। तो अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में हम हाइड्रोजन को जोड़ रहे हैं तो उस अभिक्रिया को बोला जाता है हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया या हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें बेसिकली होता क्या है, इसमें असंतृप्त यौगिक कहने का मतलब है एल्कीन और एल्काइन। तो जब भी हम एल्कीन या एल्काइन में यानी कि असंतृप्त यौगिक में हाइड्रोजन को जोड़ेंगे तो वो असंतृप्त यौगिक एल्कीन में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या है सर कि असंतृप्त यौगिक में आपको बहुबंध होता है, यानी कि मल्टीपल बॉन्ड होता है। अब जैसे इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन को जोड़ेंगे तो ये सारे मल्टीपल बॉन्ड जो होंगे वो एकल बंध यानी कि सिंगल बॉन्ड में क्या हो जाएंगे? कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब क्या है कि यहां पर एक शब्द यूज हुआ है हाइड्रोजनीकरण। तो हाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है हाइड्रोजन का योग। मतलब जब भी हम हाइड्रोजन को जोड़ेंगे तो इस अभिक्रिया में होगा कौन सी? तो असंतृप्त यौगिक एल्केन में चेंज हो जाएगा। तो जब हम कुछ अभिक्रिया में जोड़ते हैं ना तो वो अभिक्रिया होता है योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया में जब भी कुछ जोड़ा जाएगा तो वो असंतृप्त यौगिक किसमें चेंज हो जाएगा? एल्केन में चेंज हो जाएगा। चलिए अब हम रिएक्शन देखते हैं। ठीक, क्या रिएक्शन है? तो एल्कीन या एल्काइन पर आप एल्कीन भी ले सकते हो। एल्कीन का मतलब होता है जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और इसमें क्या करना है कि हमको हाइड्रोजन जोड़ देना है। ठीक है, तो जब हम हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो ये एल्केन में चेंज हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और जुड़ करके किसका निर्माण कर देगा? एल्केन का। ठीक है, तो एल्कीन पे भी आप हाइड्रोजन जोड़ सकते हो। मतलब एल्कीन को भी, यानी ये संतृप्त यौगिक ही ना है, ये संतृप्त यौगिक किसमें चेंज हो जाएगा? असंतृप्त यौगिक किसमें चेंज हो जाएगा? संतृप्त यौगिक में। जब भी एडिशन रिएक्शन होता है, जब भी योगात्मक अभिक्रिया होता है, जब भी कुछ जोड़ा जाता है तो उस रिएक्शन में होता क्या है कि असंतृप्त यौगिक संतृप्त यौगिक में क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। अर्थात एल्केन हो चाहे एल्काइन हो, एल्कीन हो चाहे एल्काइन हो। ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहां पर ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको हाइड्रोजन लिखा होगा। ठीक है, बहुत सारे रिएक्शन में आपको हाइड्रोजन, सिंपल हाइड्रोजन लिखने को मिलेगा। अना तो यहां पे लिख देगा 2 मोल हाइड्रोजन। तो इसमें होगा क्या
कि ये बॉन्ड टूट जाता है, हाइड्रोजन जुड़ जाता है। तो जब एक खाली बॉन्ड तोड़ेंगे तो 2 हाइड्रोजन जोड़ेंगे, जब हम दूसरी बार बॉन्ड को तोड़ेंगे तो फिर 2 हाइड्रोजन क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो इस तरह से हमारा असंतृप्त यौगिक किसमें चेंज हो जाएगा, संतृप्त यौगिक में। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस पूरे अभिक्रिया में हो क्या रहा है कि हम एल्कीन पर हाइड्रोजन को जोड़ रहे हैं, लेकिन ध्यान रहे ये सभी रिएक्शन जो होते हैं वो उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है। यानी कि यहां पर आप उत्प्रेरक का इस्तेमाल कर सकते हैं निकेल, प्लेटिनम या प्लेडिनम, ये उत्प्रेरक होता है। अब हम इस अभिक्रिया में उत्प्रेरक का रोल क्या होता है, उत्प्रेरक का हम उपयोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एकल बंध है। फिर से बोल रहे हैं कि ये सिग्मा बंध है और सिग्मा बंध मजबूत है, और जब मजबूत है तो इसके बंध ऊर्जा का मान ज्यादा है, और जब बंध ऊर्जा का मान ज्यादा है तो इसकी क्रियाशीलता क्या होगी, कम होगी। कम होने का मतलब है कि ये रिएक्शन कम करेगा, धीरे धीरे करेगा। तो इसके रिएक्शन को बढ़ाने के लिए, इसकी गति को बढ़ाने के लिए हम इसमें उत्प्रेरक का उपयोग करेंगे। और उत्प्रेरक का अभिक्रिया में बस इतना ही रोल होता है कि वह अभिक्रिया में भाग लेगा, प्रतिफल का निर्माण करेगा और पुनः अभिक्रिया से बाहर हो जाएगा। तो उत्प्रेरक का बस इतना ही रोल है। ठीक है, तो हम यहां पर इसमें भी सेम निकेल, प्लेटिनम या प्लेडिनम उत्प्रेरक का क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। मतलब इसी उत्प्रेरक के उपयोग में हम हाइड्रोजन को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। बिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये हाइड्रोजन एल्कीन या एल्काइन पर नहीं जुड़ सकता है। ठीक, सिंपल है। चलिए अब हम इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं कि आखिर ये कैसे हाइड्रोजन जो है इस एल्कीन पर या एल्काइन पर जुड़ रहा है, मतलब कि ये कैसे बॉन्ड टूट रहा है और ये कैसे बॉन्ड बन रहा है। तो अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में पुराना बॉन्ड टूट रहा है और नया बंध बन रहा है, इसी को तो रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। और इसको स्टेप वाइज अध्ययन करना कहलाता है रिएक्शन मैकेनिज्म, यानी कि क्रिया विधि। तो चलिए अब हम चेक करने जा रहे हैं इसका क्रिया विधि कि आखिर हम हाइड्रोजन को एल्कीन पर कैसे जोड़ेंगे, कैसे एल्कीन का बंध तोड़ेंगे, कैसे हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ेंगे और कैसे हाइड्रोजन को एल्कीन पर जोड़ेंगे। ठीक है, तो इस रिएक्शन को स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करना रासायनिक क्रिया विधि कहलाता है। ठीक है, क्रिया विधि मतलब मैकेनिज्म चेक करने जा रहे हैं। तो होता क्या है, सुनिएगा। यहां पे हम उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं। किसका, उत्प्रेरक। निकेल, प्लेटिनम और प्लेडिनम, कोई भी उत्प्रेरक ले सकते हैं। तो अगर ये उत्प्रेरक है तो उत्प्रेरक के सतह पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन जो होता है बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है। ठीक है, तो ये करेगा क्या कि जैसे ही हाइड्रोजन को इस उत्प्रेरक के सतह पर गिराएंगे तो ये हाइड्रोजन जो होगा इस प्लेटिनम उत्प्रेरक के साथ, यानी कि प्लेटिनम धातु के साथ एक दुर्बल बंध का निर्माण कर देगा। ठीक है, दुर्बल बंध का निर्माण कर देगा, यानी कि ये हाइड्रोजन जो होगा इस प्लेटिनम धातु की सतह पर आकर क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन जो है इस प्लेटिनम धातु के सतह पर आकर क्या हो गया, चिपक गया। तो जब कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के सतह पर चिपकता है तो उसे अधिशोषण कहा जाता है। अधिशोषण का मतलब होता है जैसे पेंट का दीवार पे क्या कर दिए, पोताई कर दिए, तो पेंट दीवार पे चिपक गया, तो इस प्रक्रिया को अधिशोषण कहा जाता है। तो इस अभिक्रिया में बेसिकली क्या हो रहा है कि ये हाइड्रोजन जो है उत्प्रेरक की सतह पर चिपक गया। अब काहे खातिर चिपका, क्योंकि हाइड्रोजन का एकल बंध जो होता है वो मजबूत है और उसका बंध ऊर्जा का मान ज्यादा होता है। जैसे ये हाइड्रोजन इस उत्प्रेरक के सतह पे चिपक जाएगा, यानी कि अधिशोषण होगा। तो यहाँ पे भौतिक अधिशोषण होता है। कौन सा अधिशोषण, भौतिक अधिशोषण होगा, यानी कि ये हाइड्रोजन जो है आसानी से इस पे चिपक जाएगा और जब हम चाहे तो इसको आसानी से हाइड्रोजन को इस सतह से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यानी हाइड्रोजन और उत्प्रेरक के बीच जो बॉन्ड बनेगा वो दुर्बल बनेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में इस उत्प्रेरक के ऊपर ध्यान दीजिएगा, इस उत्प्रेरक के ऊपर
एल्कीन को गिराते हैं। किसको गिराते हैं? एल्कीन को। एल्कीन को इस उत्प्रेरक की सतह पे क्या करेंगे? गिराएंगे। ठीक है, अब जैसे गिराएंगे तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, होमोलिटिक क्लीवेज होगा। अब जैसे होमोलिटिक क्लीवेज होगा तो यहाँ पर एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और यहाँ पे एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, एक ही बॉन्ड तोड़ रहे हैं, दोनों बॉन्ड नहीं तोड़ रहे। तो जब एक बॉन्ड तोड़ेंगे तो इस कार्बन में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इस कार्बन का और एक इस कार्बन से। जब ये बॉन्ड तोड़ेंगे तो ये दोनों कार्बन अपन अपन इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ले लेगा। ठीक है, जैसे ले लेगा तो ये हाइड्रोजन का जो है अब इलेक्ट्रॉन है, देखो यहाँ पर अब क्या है? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है। अब ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन जो है अब इस बॉन्ड के साथ क्या हो जाएगा? टूटकर और इसके साथ जाकर क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। क्योंकि हाइड्रोजन फिराक में है, क्योंकि ये बॉन्ड कमजोर हो चुका है। क्यों? क्योंकि ये उत्प्रेरक की सतह पर चिपक गया है। और चिपक गया है, चिपका क्यों है? ताकि ये बंध क्या हो जाए? कमजोर हो जाए और टूट जाए, और टूट करके जाके एल्कीन पर जुड़ जाए। ठीक है, तो होगा क्या कि जैसे ये यहाँ पे गिरेगा इसके ऊपर, तो ये नेक्स्ट स्टेप में देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये बॉन्ड क्या हो रहा है? टूट रहा है। पुराना बॉन्ड टूट रहा है और ये नया बॉन्ड बन रहा है। ये भी पुराना बॉन्ड क्या होगा? टूटेगा और नया बंध बनेगा, और बन करके यहां पर एक 4 मेंबर कहने का मतलब 4 गो परमाणु का एक चक्रीय संरचना बन जाएगा। ये संक्रमण अवस्था है। कौन सा अवस्था है? संक्रमण अवस्था। और ये जो होता है अस्थाई होता है। क्या होता है? अस्थाई। और ये जो है बना रहा है चक्रीय संरचना बना रहा है। क्या बना रहा है? चक्रीय संरचना। कितने लोगों का? तो 4 आदमी का, 4 एटम का चक्रीय संरचना बन रहा है। अब ये अस्थाई क्यों है? क्योंकि कार्बन, आपको पता है कि कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4। यहाँ पे कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है? 1 2 3 4 5 बॉन्ड बना रहा है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए क्या होता है? ये अस्थाई होता है। अब अगले स्टेप में क्या होता है कि नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि यहां से उत्प्रेरक अलग हो जाएगा और ये हाइड्रोजन इस सतह से चिपक जाएगा। यानी कि सर यहां पर अब एल्केन का निर्माण हो चुका है और यहां से उत्प्रेरक जो है अभिक्रिया से क्या हो चुका है? बाहर हो चुका है। ठीक है, इसको बढ़िया समझते हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे कि इस उत्प्रेरक की सतह पर हाइड्रोजन को गिराएंगे। तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा कि इस उत्प्रेरक, यानी ये तो है तो धातु है, तो धातु पे जो है या ये जो इलेक्ट्रॉन है बहुत ही क्रियाशील है, ये हाइड्रोजन से क्या करेगा? रिएक्शन कर लेगा, और रिएक्शन करके दुर्बल आकर्षण बल क्या करेगा? बनाएगा, और बनाकर हाइड्रोजन इस उत्प्रेरक की सतह से चिपक जाएगा। क्यों चिपक रहा है? क्योंकि यहाँ पर क्या है? सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड जल्दी टूटता नहीं है, क्योंकि ये मजबूत होता है। तो पहले इसको चिपकाएंगे। क्यों चिपका रहे हैं? ताकि ये बॉन्ड कमजोर हो जाए, कमजोर होकर टूट जाए और टूट करके एल्कीन पर जुड़ जाए। तो अगले स्टेप में क्या होगा कि जब ये हाइड्रोजन इस सतह से चिपक जाएगा, यानी कि अब ये बॉन्ड क्या हो चुका है? कमजोर हो चुका है। ठीक है, अब जैसे इसके ऊपर एल्कीन को गिराएंगे, यानी इस बॉन्ड को होमोलिटिक क्लीवेज करेंगे, तो क्या होगा कि ये अब इलेक्ट्रॉन, अब इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन जो है अब ये लालच आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है अब इस इलेक्ट्रॉन से अत्यधिक क्रियाशील मिल रहा है। मतलब कि यहाँ पर ये पुराना बॉन्ड को ब्रेकअप करेगा और नए बॉन्ड को क्या करेगा? बनाएगा। ये तो नेचर है कि यहाँ पर इससे अधिक, इससे अच्छा इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो ये हाइड्रोजन जो है इसके साथ अब जुड़ना चाहेगा, ना कि हाइड्रोजन के साथ। क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड कमजोर हो चुका है, और बॉन्ड कमजोर हो चुका है तो अब ये देखेगा कि अब और बेहतरीन इलेक्ट्रॉन कौन है? तो ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन बेहतरीन है, क्योंकि ये अत्यधिक क्रियाशील है। तो अब ये हाइड्रोजन इस बॉन्ड को तोड़कर कार्बन के साथ क्या करना चाहेंगे? जुड़ना चाहेंगे, और जुड़ करके 4 मेंबर का एक चक्रीय संरचना बनाएंगे, जिसे संक्रमण अवस्था कहा जाता है। और ये अवस्था जो होता है अस्थायी होता है। ये पुनः क्या करता है कि उत्प्रेरक को बाहर कर देता है और हाइड्रोजन जुड़ जाता है। और हमने शुरू में बताया था कि उत्प्रेरक का काम बस इतना होता है, अभिक्रिया में भाग ले, और अभिक्रिया में भाग लेकर उसके गति को बढ़ाकर चाहे घटाकर, अब उत्प्रेरक अभिक्रिया के गति को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, घटाकर पुनः अभिक्रिया से बाहर हो जाए, और बाहर हो जाएगा और ये हाइड्रोजन इस एल्कीन पर जुड़ जाएगा। सेम काम एल्काइन पे भी होगा।
चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये निकल कर आता है कि यह योगात्मक अभिक्रिया होता है। कौन सा अभिक्रिया होता है बाबू? यह योगात्मक अभिक्रिया होता है। बहुत बढ़िया, ठीक है। दूसरी बात कि जब भी हाइड्रोजन या जब भी किसी परमाणु को या परमाणु के समूह को किसी अभिक्रिया में जोड़ा जाता है तो वहां से ऊष्मा निकलता है, ठीक है। तो ऊष्मा निकलता है तो इसका मतलब क्या है कि यह अभिक्रिया जो होगा यह ऊष्मा छेपी अभिक्रिया होता है। अब ऊष्मा छेपी अभिक्रिया होता है, इसका मतलब यह है कि यहां से डेल्टा H का जो वैल्यू है वो क्या निकलेगा? निगेटिव निकलेगा। मतलब यहां से ऊष्मा निकल रहा है, इसलिए यहाँ पे डेल्टा H का वैल्यू क्या है? निगेटिव है। क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड टूट रहा है और तब बॉन्ड क्या हो रहा है? जुड़ रहा है। तो जब भी योगात्मक अभिक्रिया होगा, जब भी किसी परमाणु या परमाणु के समूह को किसी यौगिक में जोड़ा जाएगा तो वहां से ऊष्मा निकलेगा। तो जब भी ऊष्मा निकलेगा तो उसे ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहा जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला पॉइंट कि इस अभिक्रिया में किसी भी मध्यवर्ती का निर्माण हुआ है? नहीं। इस अभिक्रिया में मतलब मध्यवर्ती का निर्माण नहीं होता है। मध्यवर्ती का निर्माण नहीं होता है। मध्यवर्ती का मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया के बीच में बनता है, जो अस्थायी होता है और क्षणिक होता है, जैसे कार्बोकेटायन हो गया, कार्बधनायन हो गया, कार्बरिनायन हो गया, कार्बन मुक्त मूलक हो गया, ठीक है, नाइट्रीन हो गया, बेंजाइन हो गया, कार्बीन हो गया। तो इस तरह के मध्यवर्ती का इस अभिक्रिया में निर्माण नहीं हुआ है। तो हुआ क्या है सर? तो परंतु इसमें संक्रमण अवस्था, परंतु इसमें चार सदस्यीय अस्थायी, 4 सदस्य है और ये अस्थायी है। 4 सदस्यीय अस्थायी संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। बहुत बढ़िया। 4 सदस्यीय का मतलब है इसमें 4 गो कार्बन है, मतलब 2 गो कार्बन है, 2 गो हाइड्रोजन है, तो 4 मेंबर रिंग बना है, ठीक। अब ये संक्रमण अवस्था अस्थायी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कार्बन 5 बॉन्ड बना रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगला पॉइंट कि इस अभिक्रिया में, अच्छा इस अभिक्रिया से देखिए, इस अभिक्रिया में आपको इथेन बनेगा। मतलब इससे आप चाहिएगा कि हम एल्केन का फर्स्ट मेंबर यानी कि मीथेन बना लें, तो ये पॉसिबल नहीं है। यानी कि सर इस अभिक्रिया में मीथेन का निर्माण नहीं होता है। यस, मीथेन का निर्माण नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगला पॉइंट, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ताकि अगला पॉइंट हम बता सकें। चलिए नेक्स्ट, अगला पॉइंट इसमें यह है कि इस अभिक्रिया का उपयोग जो है, इस अभिक्रिया में जो निकेल का जो काम है वो बस इतना है कि इस अभिक्रिया में, ध्यान दीजिएगा, इस अभिक्रिया में प्लेटिनम या प्लेडिनम उत्प्रेरक का उपयोग सामान्य ताप एवं दाब पर होता है, ठीक है, सामान्य ताप एवं दाब पर होता है। परंतु निकेल उत्प्रेरक का उपयोग उच्च ताप एवं दाब पर होता है, ठीक है, ताप पर होता है। बढ़िया। यानी निकेल जो है वो सामान्य अवस्था में रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। निकेल को रिएक्शन करने के लिए कम से कम 200 से 300 डिग्री सेल्सियस ताप होना चाहिए। यानी निकेल जो है वो उच्च ताप और उच्च दाब का फेवर करता है, ठीक है। लेकिन प्लेटिनम और प्लेडिनम, इनका उपयोग सामान्य ताप और दाब पर कर सकते हैं।
अगला इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, यहां पे जो दोनों हाइड्रोजन जो जुड़ा है, दोनों हाइड्रोजन जो जुड़ा है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के एक साइड जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो जब एक साइड जुड़ा हुआ है तो इसको साइन एडिशन बोला जाता है, ठीक है। मतलब इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन एक साइड जुड़ता है, अर्थात यह साइन एडिशन होता है या साइन एडिशन रिएक्शन होता है, ठीक है, ठीक है। चलिए अब यहां पे अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहां पर अगर हम एल्काइन की बात करें और एल्कीन की बात करें, ठीक है, तो एल्काइन का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, और एल्कीन का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। तो जब कार्बन के पास एक ट्रिपल बॉन्ड होता है तो इसका ट्रिक है कि उसका प्रसंकरण क्या होता है, sp, एक डबल बॉन्ड होता है तो उसका प्रसंकरण होता है sp2। अब sp जो है वो रैखिक है, क्या है, रैखिक है। जब रैखिक है तो ये अत्यधिक क्रियाशील होगा, मतलब ये रिएक्शन में जल्दी जल्दी अभिक्रिया करेगा, ठीक है। लेकिन sp2 वाला जो एल्कीन है उसका स्ट्रक्चर ट्रायंगुलर प्लेनर जो होता है, और ट्रायंगुलर प्लेनर का मतलब होता है इसका बॉन्ड ऐसे निकला होगा। तो जब बॉन्ड ऐसे निकला होगा तो ये हाइड्रोजन के साथ उतना परफेक्टली रिएक्शन नहीं करता है। तो अगर हम क्रियाशीलता की बात करें तो एल्काइन और एल्कीन में एल्काइन जो होता है ये अत्यधिक क्रियाशील होता है, क्योंकि इसमें प्रसंकरण sp है, और sp का मतलब रैखिक है, प्लेन सरफेस है, और जब प्लेन सरफेस है तो हाइड्रोजन का जुड़ना आसान हो जाता है, यानी कि एल्काइन का क्रियाशीलता क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। चलिए एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ठीक। अब देखते हैं अगला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि अभिक्रिया का दर। अभिक्रिया का दर का मतलब होता है अभिक्रिया का गति, कितना गति से अभिक्रिया, मतलब कब करेगा, कब फास्ट होगा, कब स्लो होगा। तो ये व्युत्क्रमानुपाती होता है स्टेरिक हिंड्रेन का। स्टेरिक हिंड्रेन का मतलब होता है बल्कियर ग्रुप का मतलब होता है बड़ा साइज, ठीक। तो अगर इस एल्काइन के साथ बड़ा बड़ा समूह जोड़ दें तो ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन उतना जल्दी से या आसानी से नहीं कर पाएगा, यानी कि बड़ा बड़ा समूह जो है इसको रिपेल करेगा, धक्का मारेगा, ठीक है। तो जब धक्का मारेगा तो वो अभिक्रिया जो है उस वक्त धीरे धीरे होगा, मतलब कि इस एल्काइन से अगर बड़ा बड़ा समूह जुड़ा होगा तो उस अभिक्रिया की गति धीरे धीरे होगी, यानी कि स्टेरिक हिंड्रेन जितने ज्यादा होगा उस अभिक्रिया का दर, उस अभिक्रिया का गति, वो अभिक्रिया उतने धीमे धीमे होगा, ठीक है। लेकिन अगर इस समूह से छोटा छोटा समूह जोड़ दें, क्या जोड़ दें, छोटा छोटा समूह जोड़ दें, यानी कि उसमें रिपल्सन बहुत कम होगा, तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन, उस अभिक्रिया की गति उतनी ही क्या होगी, फास्ट होगी, यानी कि तेज होगा। यानी कि जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप का आकार बड़ा होगा अभिक्रिया का दर उतना ही, यानी कि धीरे धीरे होगा, और एल्काइल ग्रुप का आकार छोटा होगा तो अभिक्रिया बहुत तेजी से क्या होगा, पूरा होगा। उम्मीद करता हूं कि यह कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। चलिए एक बार फिर से मैकेनिज्म कर देते हैं। तो सबसे पहले हम उत्प्रेरक लेंगे। उत्प्रेरक की सतह, उत्प्रेरक मतलब कौन सी, धातु, और धातु के सतह पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्रियाशील होते हैं, मतलब वो क्रिया करने के लिए बेचैन रहते हैं। तो हाइड्रोजन को जैसे इसके ऊपर गिराएंगे तो ये हाइड्रोजन इस उत्प्रेरक की सतह पर दुर्बल आकर्षण बल द्वारा जुड़ जाएगा। अच्छा, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन जब तक टूटेगा नहीं तब तक ये एल्कीन पर जुड़ेगा नहीं। तो ये बंध के, ये क्या है, सिंगल बंध, यानी कि सिग्मा बंध, और सिग्मा बंध मजबूत होता है। तो अब करते क्या है कि इस हाइड्रोजन को इस उत्प्रेरक की सतह पर चिपका देते हैं, ठीक है। क्यों चिपकाते हैं, ताकि ये बॉन्ड क्या हो जाए, कमजोर हो जाए। और जब कमजोर हो जाएगा, यानी इस पे चिपक गया, मतलब भौतिक अधिशोषण, यानी कि अधिशोषण होगा, ठीक है। तो जैसे चिपका दिया तो अब ये बॉन्ड क्या हो गया, कमजोर हो गया। अब इसके ऊपर धीरे धीरे क्या गिराएंगे, एल्कीन।
ठीक है। अब एल्कीन गिराएंगे तो जैसे इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, होमोलिटिक क्लीवेज का मतलब होता है कि ए और बी के बीच एकल बंध है, तो जैसे इसको तोड़ेंगे तो ये अपना इलेक्ट्रॉन और ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेके अपना घर हो जाएगा। तो अब हाइड्रोजन क्या करेगा कि अब हाइड्रोजन ललच जाएगा। क्यों? क्योंकि अब हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है वो भी ज्यादा क्या है, रिएक्टिव है, खोज रहा है कि उससे ज्यादा क्रियाशील कौन इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन होगा ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन से अधिक क्रियाशील होगा। तो अब ये हाइड्रोजन जो है इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन के पास शिफ्ट कर जाएगा, मतलब यहां से ये बॉन्ड तोड़कर इस कार्बन के साथ जुड़ना चाहेगा। क्यों? क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रॉन क्रियाशील है और जुड़कर एक चक्रीय संरचना का क्या करेगा, निर्माण करेगा, जिसको बोला जाता है संक्रमण अवस्था। और ये अस्थायी होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बन 5 बॉन्ड बना रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है। तो अगले स्टेप में क्या होगा कि यहाँ से धातु यानी कि उत्प्रेरक अलग हो जाएगा और ये हाइड्रोजन इस एल्कीन पर जुड़कर एल्केन का क्या करेगा, निर्माण कर देगा। इस अभिक्रिया में उत्प्रेरक का बस काम इतना ही था कि हाइड्रोजन को जोड़ दे और जोड़ करके पुनः अभिक्रिया से बाहर हो जाए। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको यह लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट लेक्चर में।